सोचिए, 3 पीढ़ियां बीत जाए लेकिन दुश्मनी की आग ठंडी न हो। जोखू भगत और बेचन चौधरी की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां जमीन तो गई, दौलत भी गई, यहां तक कि मान सम्मान भी मिट्टी में मिल गया, मगर अदावत वो आज भी ज्यों की त्यों जिंदा है। जोखू भगत और बेचन चौधरी में 3 पीढ़ियों से अदावत चली आती थी। कुछ डाडमिन का झगड़ा था, उनके परदादों में कई बार खून खच्चर हुआ। अब जरा सोचिए, दुश्मनी इतनी गहरी थी कि उसने पूरे गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ था चौधरी का दरवाजा, जहां भंग-भूटी की महफिल जमती थी। दूसरी तरफ था भगत का आंगन, जहां चरस गाजे की गूंज सुनाई देती थी। बच्चों से लेकर औरतों तक हर कोई इस जंग का हिस्सा था। खाने पीने की आदतें अलग, पूजा पाठ का तरीका अलग, यहां तक कि इलाज के सिद्धांत भी अलग। चौधरी कपड़े पहने अपने सत्तू खा लेते तो भगत उन्हें ढोंगी कहते। भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी उन्हें भ्रष्ट कह डालते। भगत जी सनातन धर्मी बने तो चौधरी ने आर्य समाज का झंडा उठा लिया। यहां तक कि गांव का हलवाई, ग्वाला, तेली सब इस लड़ाई के निशाने पर थे। चौधरी जिससे सौदा करते, भगत उस ओर देखना भी पाप मानते। दुश्मनी इतनी गहरी थी कि अगर दोनों बीमार पड़ जाएं, तो भी अपने अपने इलाज के सिद्धांतों से हिलते नहीं। एक वैद्यक का कायल, दूसरा यूनानी का अनुयायी। और फिर जब देश में आजादी की हवा बहनी शुरू हुई तो गांव तक उसकी गूंज पहुंच गई। यहां भी वही हुआ। चौधरी स्वराज्य की तरफ हो गए और भगत राजभक्ति के पक्के हिमायती बन गए। अब चौधरी का घर स्वराज्यवादियों का अड्डा था, तो भगत का आंगन राजभक्तों का क्लब बन गया। अब सुनिए, चौधरी ने गांव में स्वराज्य का बिगुल बजाना शुरू कर दिया। वो जनता से कहते, मित्रों, स्वराज्य का मतलब है अपना राज। अपने देश में अपना राज होना अच्छा है या किसी पराये का? भीड़ एक स्वर में बोली, अपना राज अच्छा है। चौधरी ने आगे समझाया, तो ये स्वराज्य कैसे मिलेगा? आत्मबल से, पुरुषार्थ से और आपसी मेल से। एक दूसरे से द्वेष छोड़ दो, अपने झगड़े आपस में ही निपटा लो। भीड़ में से कोई बोल उठा, आप तो खुद रोज अदालत में खड़े रहते हैं। चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर आज से अगर अदालत गया तो मुझे गौहत्या का पाप लगे। अदालतों में क्यों जाना? अपनी गाढ़ी कमाई बच्चों पर खर्च करो, परोपकार में लगाओ। वकील मुख्तारों की जेब क्यों भरो? थानेदारों को घूस क्यों दो? वो आगे बोले, पहले हमारे लड़के धर्म की शिक्षा पाते थे, त्यागी और पुरुषार्थी बनते थे। अब विदेशी स्कूलों में जाकर चाकरी सीखते हैं, घूस खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और अपने ही देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बच्चों को धर्म और संस्कार सिखाएं? भीड़ ने कहा, चंदा करके पाठशाला खोलनी चाहिए। फिर चौधरी ने शराब की ओर इशारा किया। हम पहले मदिरा को पाप मानते थे, अब हर गली में शराब खाना है। करोड़ों रुपए शराब और गाजे में उड़ रहे हैं। भीड़ गरज उठी, जो दारू भांग पिए उसे दंड मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कपड़े की बात छेड़ी। हमारे दादा बाबा गाढ़ा पहनते थे, हमारी दादियां चरखा काती थी। सब धन देश में रहता था। अब हम विदेश के रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं और हमारे जुलाहे भाई भूखों मर रहे हैं। जनता बोली, गाढ़ा कहीं मिलता ही नहीं। चौधरी ने तुरंत जवाब दिया, तो अपने घर का गाढ़ा पहनो, अदालतों का बहिष्कार करो, नशेबाजी छोड़ो, बच्चों को धर्म सिखाओ और मेल से रहो। यही असली स्वराज्य है। जो कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, वो पागल है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लोग ये बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। दिन ब दिन चौधरी के श्रोताओं की भीड़ बढ़ती गई और वो सबके श्रद्धा भाजन बन गए। भगत जी भी अब खुलकर राजभक्ति की बात करने लगे। वे मनाते, भाइयों, राजा का काम राज करना है और प्रजा का काम उसकी आज्ञा मानना। यही है असली राजभक्ति। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही सिखाते हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा के खिलाफ चलना बड़ा पाप है।
जो राजविमुख होता है वो नरक का भागी बनता है। भीड़ में उठी पहली शंका पर राजा को भी तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए ना। दूसरी शंका, हमारे असली मालिक तो विलायत के बनिए महाजन हैं, नाम के राजा क्या कर ले। तीसरी शंका, बनिए धन कमाना जानते हैं, राज करना क्या जाने। भगत ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, लोग कहते हैं अदालत मत जाओ, पंचायत में मुकदमे लो, पर ऐसे पंच कहाँ है जो सच्चा न्याय करें, दूध का दूध और पानी का पानी बता दे। जहां दबाव है वही जीतता है, जहां ताकत नहीं वो लड़खड़ा जाता है। अदालत में कानून चलता है, वहां सब बराबर है। शेरबकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। जब लोगों ने कहा कि अदालतों में भीजे साबूत और चालाक वकील होते हैं, तो भगत बोला, हैरानी होती है, पर अदालत में भी सही इंसाफ का भरोसा है। फिर बाजार मुद्दा उठा, किसी ने कहा विदेशी चीजें न लो। भगत ने सवाल किया, ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं? हमें वही लेना चाहिए जो सस्ता और अच्छा मिले। स्वदेशी हो या विदेशी, पैसा हमारे हाथ में है, उसे बेकार चीजों पर क्यों बर्बाद करें? कोई बोला, पर विदेशी चीजें तो बाहर चली जाती है। भगत ने ठंडे दिमाग से कहा, अगर हमारे घर में अच्छा न मिले तो क्या हम दूसरों के घर का खाना खाएं? पर नई विद्या पढ़े बिना आज बड़ा काम नहीं होता। लोग नई विद्या पढ़कर नौकरियां पाते हैं, कारखाने चलाते हैं। सिर्फ पुरानी किताबें पढ़कर राजकाज संभलना मुश्किल है। फिर भी एक फिक्र थी, नई विद्या पढ़कर लोग दिखावे वाले बन जाते हैं। सूट बूट पहनकर देश का धन विदेशियों के पास चला जाता, ये देशद्रोही हो सकते हैं। भगत ने माना, ये सच है कि कोई कोई नई चीजों का गलत उपयोग करते हैं, पर ज्ञान ही विकास की कुंजी है। आखिर में नशे का मसला आया। भगत ने कहा, गांजा शराब पर आज लोगों की नजर है। नशा बुरी लत है, सब मानते हैं। सरकार को इससे करोड़ों की आमदनी होती है, परंतु दुकानों से लोगों का नशा नहीं हटेगा। अगर नशे की दुकानें बंद हुई तो लोग चोरी छिपे महे में नशा करेंगे और गरीब सबसे अधिक हारेगा। और कुछ को नशे से असल फायदा भी मिलता है, जैसे कुछ लोग अफीम छोड़ें तो उन पर बुरा असर पड़े। एक आवाज उठी, शराब पीने से तो बदन में फुर्ती आ जाती है। लेकिन तुरंत ही शंका ने जन्म लिया, सरकार अधर्म से रुपया कमाती है, ये कैसा न्याय है? अधर्मी राज में रहकर प्रजा का भला कैसे होगा? दूसरी आवाज आई, पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया, फिर लत पड़ी तो मेहनत की कमाई भी उड़ी। इतनी मजदूरी किसके पास है कि रोटी कपड़ा भी चले और शराब भी? या तो बच्चे भूखे मरेंगे या आदमी चोरी, जुआ और बेईमानी करेगा। दरअसल शराब की दुकानें हमारी गुलामी का अड्डा है। उधर चौधरी के उपदेश सुनने जनता उमड़ पड़ती, जगह कम पड़ जाती। दिन ब दिन उनका मान बढ़ता गया। हर रोज उनकी पंचायतों में राष्ट्र की उन्नति की बातें होती। लोग आनंद और उत्साह से भर जाते। धीरे धीरे जनता का राजनीतिक ज्ञान बढ़ा, उन्हें अपनी ताकत और महत्व का एहसास हुआ। अन्याय के खिलाफ भौहें तनने लगी। आजादी का स्वाद मिल चुका था। घर की रुई, घर का सूत, घर का कपड़ा, घर का भोजन। न पुलिस का डर, न अफसर की खुशामद। कई लोगों ने नशा छोड़ दिया और समाज में सद्भाव की नई लहर दौड़ने लगी। पर भगत जी इतने भाग्यशाली न थे। अब जनता उनके उपदेशों से उकता चुकी थी। उनके श्रोताओं में बस पटवारी, चौकीदार, मुदर्रिस और कुछ सरकारी मुलाजिम ही रह गए थे। कभी कभी बड़े हाकिम आते, आदर सत्कार करते। उस पल भगत जी की आंखें नम हो जाती। लेकिन ये क्षणिक सम्मान आठों पहर के अपमान के बोझ को कहां मिटा पाता? जहां निकलते उंगलियां उठती, खुशामदी टट्टू है, खुफिया पुलिस का भेदी है। और भगत जी अपने प्रतिद्वंदी की बढ़ती शोहरत और अपनी गिरती इज्जत पर दांत पीस पीस कर रह जाते। जीवन में यह पहला मौका था जब भगत जी को सबके सामने नीचा दिखना पड़ा। जिस कुल मर्यादा की रक्षा वे चिरकाल से करते आए थे, जिस पर उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, वो सब क्षण भंगुर हो गया। ये दाहक चिंता उनका चैन छीन रही थी।
हर पल यही सवाल सताता, अपना खोया हुआ सम्मान कैसे लौटाऊं, अपने प्रतिद्वंदी को कैसे पतित करूं, उसका गरूर कैसे तोड़ूं। अंत में उन्होंने निश्चय किया, सिंह को उसी के माद में पराजित किया जाए। योजना ठंडी पर इरादा गर्म था। संध्या का समय था। चौधरी के द्वार पर बड़ी सभा लगी थी। आसपास के गांवों के किसान, हजारों लोग चौधरी स्वराज्य की बातें कर रहे थे। बार बार भारत माता की जय की गूंज उठती थी। स्त्रियों का एक अलगसा जमाव भी था। उपदेश समाप्त हुआ तो लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। स्वयं सेवक स्वराज्य फंड के लिए चंदा जमा कर रहे थे। तभी भगत जी अज्ञात मार्ग से तुरंत वहां आ घुसे। वे भीड़ के बीच खड़े हुए और ऊंचे स्वर में बोले, भाइयों, मुझको ये देखकर आश्चर्य मत करो। मैं स्वराज्य का विरोधी नहीं हूं, पर स्वराज्य पाने का वो तरीका जो चौधरी बता रहे हैं, वही उपाय नहीं जो हमें चाहिए। वे बोले, जब आपस में फूट और रार है, पंचायतों से क्या होगा? जब वैभव विलास सिर पर सवार है, तब नशा कैसे छोड़ा जाएगा? मदिरा की दुकानों का बहिष्कार कैसे होगा? सिगरेट, साबुन, मोजाबनियान जैसी चीजें कैसे त्यागेंगे? जब रोब और हुकूमत की लालसा बनी हुई है, सरकारी मदरसों को कैसे ताड़ेंगे? विधर्मी शिक्षा की बेड़ियों से खुद कैसे मुक्त होंगे? स्वराज्य पाने का केवल एक उपाय है, आत्मसंयम। यही महौषधि है जो तुम्हारे समस्त रोगों को जड़ से मिटा देगी। आत्मा को बलवान बनाओ, इंद्रियों को साधो, मन को वश में करो। जब तुम में भातृभाव पैदा होगा, तभी वैमनस्य मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा, तभी भोगविलास से मन हटेगा, तभी नशेबाजी का दमन होगा। आत्मबल के बिना स्वराज्य कभी प्राप्त नहीं होगा। स्वयं सेवा नहीं, ये सब पापों की जड़ है। यही तुम्हें अदालतों में खींचता है, यही तुम्हें विधर्मी शिक्षा का दास बनाए हुए है। इस पिशाच को आत्मबल से मारो, तब तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी। और फिर चुप्पी के साथ उन्होंने घोषणा की, सब जानते हैं कि मैं 40 साल से अफीम का सेवन करता हूं। आज से मैं अफीम को गाय के रक्त समान समझता हूं। चौधरी से मेरी 3 पीढ़ियों की अदावत है, लेकिन आज से चौधरी मेरे भाई हैं। आज से अगर मुझे या मेरे घर के किसी भी सदस्य को घर के कते सूत से बुने कपड़े के सिवाय कुछ और पहनते देखो, तो मुझे जो दंड चाहो दे देना। बस मुझे यही कहना है, परमात्मा हमारी इस इच्छा को पूरी करे। इतना कहकर भगत जी घर की ओर लौटने लगे। तभी चौधरी दौड़कर उनके गले से लिपट गए और 3 पुश्तों की अदावत एक ही क्षण में शांत हो गई। उस दिन से चौधरी और भगत एक साथ स्वराज्य का उपदेश देने लगे। दोनों की गहरी मित्रता हो गई, यहां तक कि यह कहना कठिन हो गया कि जनता किसका अधिक सम्मान करती है। प्रतिद्वंद्विता वही चिंगारी निकली जिसने दोनों पुरुषों के हृदय दीपक को प्रज्वलित कर दिया। प्रेमचंद जी की अलागडाट जैसी कालजयी कहानियों का आनंद अगर आपको भी अच्छा लगा तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हिंदी वाली स्टोरी के साथ। यहां हर कहानी में छिपा है जीवन का एक नया अनुभव, एक नई सीख और दिल को छू जाने वाली बातें।